शिक्षा लेखनी परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। हमने संस्कृत की क्लासें देख रहे थे, उसमें हमने समास देख लिए थे अंत में। आज हमारा नया जो टॉपिक शुरू होगा वो है प्रत्यय। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। एक उपसर्ग होते हैं जो किसी भी शब्द या धातु के आगे लगते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के बाद में लगते हैं। बात करें संस्कृत में प्रत्यय की परिभाषा, संस्कृत में तो प्रत्यय की परिभाषा है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। यहां से अगर देखा जाए तो 4 तो बीएसटीसी में और 2 क्वेश्चन रीट में प्रत्यय से बैठते हैं। तो प्रत्यय से 4 क्वेश्चन बैठेंगे बीएसटीसी में। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय या परिभाषा दी गई थी जिनका बाद में अच्छी तरह विधान किया गया हो। किसी भी शब्द के बाद में जिनका विधान किया गया हो, जिनको ला के लगाया गया हो, वे कहलाते हैं प्रत्यय। तो अगर बात की जाए प्रत्यय कहाँ लगेंगे, शब्द के बाद में। यहाँ से भी एसटीसी में एक बार पहले क्वेश्चन बन चुका है कि प्रतीयते विधीयते इति कह। यहाँ पर प्रत्यय को छोड़ दिया और इसकी जगह प्रश्नवाचक लगा दिया कह, और फिर नीचे 4 ऑप्शन दे देता, प्रत्यय, उपसर्ग, धातु या क्रिया या फिर कुछ भी शब्द। तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिनका बाद में अच्छी तरह विधान किया गया हो वे प्रत्यय कहलाते हैं। संस्कृत में बात करें तो प्रत्यय हैं कितने, तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रत्यय को 3 भागों में बांटा है। मुख्यतया प्रत्यय 3 प्रकार अथवा 2 प्रकार में मिल जाते हैं। मुख्यतया 3 प्रकार कौन कौन से, एक तो होते हैं प्रदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय, एक है कृत प्रत्यय। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और एक है स्त्री प्रत्यय। संस्कृत में मुख्य रूप से बांटा जाए तो प्रत्यय 3 प्रकार के, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। अब ये क्या क्या चीजें हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो धातु के साथ लगेंगे, धातु प्लस प्रत्यय। जब ये कंडीशन हो तो वहां जो प्रत्यय होगा वो कृत प्रत्यय होगा। तद्धित प्रत्यय वे जो शब्द के साथ लगते हैं, शब्द प्लस प्रत्यय, तो ये हो जाएंगे तद्धित के प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी पुल्लिंग शब्द को चेंज कर दे, किसमें, स्त्रीलिंग में, तो ये प्रत्यय कहलाते हैं हमारे कौन से, स्त्री प्रत्यय। जैसे देखिए हम कृत प्रत्यय धातु के साथ लगेंगे, जैसे हमारी पट धातु है उसके साथ लग गया अनियर प्रत्यय, तो रूप बन जाएगा पठनीय। कृत का प्रत्यय लगा तो फिर धातु प्लस प्रत्यय होगा, और पठ हमारी धातु उसके साथ अनियर प्रत्यय, तो बना क्या पठनीय। या पर पठनीय कहते हैं। तीनों लिंगों में रूप चलेंगे इनके, और जो कृत प्रत्यय लग के शब्द बनता है उस शब्द कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं, कृदंत। अर्थात जैसे हमने कहा कृत प्रत्यय और जिसके अंत में लगा हो वो, तो कृत अंत इति कृदंत। त को हो जाएगा द, अ जुड़ जाता है और कृदंत संधि हो जाती है, जश्व संधि। तो कृदंत के शब्द कौन से कहलाएंगे, जिनके अंत में कृत प्रत्यय जुड़ा हो। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जिनमें धातु के साथ प्रत्यय लगे। आगे बात करें हम तद्धित शब्द के साथ लगेंगे, जैसे हमने बात कर दी मानव, मानव शब्द है उसमें हमने जोड़ दिया तल प्रत्यय, तो रूप बन गया मानवता। क्या बन गया, मानवता। तो ये क्या कहलाया, हमारा तद्धित का प्रत्यय। तल प्रत्यय जो है वो तद्धित का प्रत्यय, जहां शब्द के साथ प्रत्यय लगेंगे, तो मानव शब्द था, तल प्रत्यय लगा, मानवता बना, और इसे कहते हैं तद्धितांत। तद्धितांत, ठीक।
अब आगे बात करें हम, अगर स्त्री प्रत्यय, वे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने का काम करे। जैसे हमारे पास अज शब्द है, अज का मतलब होता है बकरा, और अगर उस अज शब्द में हम स्त्री प्रत्यय का एक प्रत्यय आता है टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय लाए, टाप में प और ट का लोप हुआ, बच गया आ, और रूप बनता है अजा। अजा का अर्थ क्या, बकरी। जैसे हमारे पास अज शब्द था वो पुल्लिंग का शब्द था, उसको हमने जब चेंज किया टाप प्रत्यय लगा के तो बन गया अजा, और अजा शब्द हमारा हो गया स्त्रीलिंग। तो स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी भी शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने का काम करे। तो मुख्यतः ये 3 प्रकार है, इनके अलावा 2 प्रकार और मिलते हैं जिन्हें मैं बस लिखना है तो यहाँ लिखवा देता हूँ। एक तो तिंग प्रत्यय जो धातु रूपों का निर्माण करते हैं, तिप तिप जी तिप थिस थ मिप वस मस, और एक सुबंध के प्रत्यय सुप प्रत्यय या स्वादि प्रत्यय, सुप स्वाति स्वादि, सुप और स्वादि प्रत्यय। ये काम करते हैं शब्दों के साथ लग के शब्द रूप निर्माण का, सुवचस अमुक्षस ताप्यंबिस निगेव्यंबिस निसिव्यंबिस वसोसा नियोसु। तो इनकी तो संख्या होती है 9 और इनकी संख्या होती है 21। तो यहां तक हमारी बातें क्या क्या हुई। पहली बात की प्रत्यय कहाँ लगते, शब्द के बाद में। संस्कृत में देखा जाए प्रत्यय की परिभाषा क्या है, तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिनका बाद में अच्छी तरह विधान किया गया हो वे प्रत्यय कहलाते हैं। अगर प्रत्यय को देखा जाए मुख्य रूप से कितने प्रकारों में, तो 3 प्रकार में, और अगर स्पेशली देखा जाए तो 5 प्रकार भी माने जाते हैं, क्योंकि तिंग और सुप को भी साथ में गिन ले उस समय 5। अब मुख्य 3 है, उनमें कौन कौन है, तो हमारे एक तो कृत प्रत्यय जो धातु के साथ लगेंगे, जैसे पठ धातु के साथ अनियर लगाया, रूप बना पठनीय, और पठनीय शब्द को हमने कह दिया कृदंत शब्द। दूसरे प्रकार तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो शब्दों के साथ लग जाए और उनके रूप में परिवर्तित करें। जैसे हमने मानव शब्द लिया, तल प्रत्यय लगाया, रूप बना मानवता, तो वो शब्द हमारा कहलाए तद्धितांत शब्द। उसके बाद में स्त्री प्रत्यय, वे प्रत्यय जो शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने का काम कर दे, तो वे स्त्री प्रत्यय। जैसे अज शब्द टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग का लगाया, टाप का आशेष बचा और अज से बन गया अजा, और अजा का मतलब होता है बकरी। हम उसी तरह अश्व लेते तो अश्वा बनता है, बालक से बालिका बन जाता है। तो वे सारे स्त्री प्रत्यय हैं। उसके बाद में 2 जो और प्रकार गिने जाते हैं, वो तिंग प्रत्यय जो धातुओं के साथ लगते हैं और धातु रूप का निर्माण का कार्य करते हैं, और उनकी संख्या 9 होती है। सुप अथवा स्वादि के जो प्रत्यय वो शब्दों के साथ लगते हैं और शब्द रूप का काम करते हैं, वो हैं 21 प्रत्यय। तो यहाँ तक हमारे प्रत्यय की जो बेसिक जानकारी है, बीएसटीसी में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक तो परिभाषा से बन जाता है, प्रकार कितने उनसे बन जाता है, कौन से प्रत्यय है वो बन जाता है। तो यहाँ तक हमारी बात होगी तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी है, स्वादि प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो ये सामान्य सी बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं कि प्रत्ययों का डिवाइडेशन करके हम पढ़ते कैसे हैं। तो प्रत्यय की सामान्य बातें अब हो गई। अब हम चलते हैं प्रत्ययों में, प्रत्यय पढ़ते हैं हमारे जहां से मुख्यतया प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है। देखो अब संभावित प्रश्नों की तरफ चलते हैं और उन पर बात करते हैं कि हम पढ़ेंगे कृदंत और अपने तद्धित प्रत्यय अलग अलग, लेकिन जहां पर समानता प्रत्यय पहचाना कहा जाएगा पीछे से, कि पीछे अंत किससे हो रहा है शब्द से। हमारे यही देता है कि शब्द देगा या कोई भी धातु के साथ शब्द मिला हुआ दे देगा प्रत्यय, और फिर हमसे कहेगा इसको अलग करके आप बताइए कि प्रत्यय कौन सा, या फिर प्रत्यय और धातु अलग अलग करिए, तो वो चीजें। अब हम कृदंत की बात कर लेते हैं। पहले प्रकार में कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमने वहां देख के आए थे, हम किसके साथ लगेंगे, धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय। अब अगर हम कृत प्रत्यय में सामान्यतः पहले जो सरल है उनको ले लेते। पहला प्रत्यय होता है हमारा तव्यत प्रत्यय। प्रत्यय हमारा तव्यत। तव्यत हमारे पास प्रत्यय है। हलंत्यम एक सूत्र होता है, त से त की संज्ञा, तस्य लोप से त का लोप। तो तव्यत में जो हमारे बचता है वो तव्य बचता है। क्या बचता है, तव्य। यानी कि और कृत का प्रत्यय है तो धातु के साथ लगेगा, तो किसी भी धातु के अंत में हमें तव्य दिखेगा। तो
तो हमारा प्रत्यय कौन सा होगा? तव्य। जैसे हमने, और इसके रूप जो होंगे वो तीनों लिंगों में चलेंगे, तीनों लिंगों में। हमारे तीनों लिंगों से कोई मतलब नहीं, हमें पकड़ में आ जाएगा। जैसे मैं बता ही देता हूँ कि एक तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है, तीन लिंग है। हमारे पास धातु कौन सी है? पठ धातु ले ली हमने, प्रत्यय हमने तव्यत लगा दिया। हम यहाँ देख के आए कि तव्यत में क्या शेष रहता है? तव्य। अगर पठ धातु से तव्यत प्रत्यय होता है तो पुल्लिंग में तो रूप बनता है पठितव्य, पठितव्य। अब हमारा क्या काम है कि हमें प्रत्यय की पहचान करनी, हमें अंत में तव्य दिखेगा, दिख रहा है। स्त्रीलिंग में रूप बनता है पठितव्या, यहाँ भी हमें तव्य दिख रहा है, तो प्रत्यय की पहचान होगी कि तव्यत। और नपुंसकलिंग में रूप बनता है पठितव्यम, तो यहाँ भी तव्य दिख रहा है। बस ये बात है कि हमें प्रत्यय की पहचान करनी है कि प्रत्यय कौन सा। हमारे शब्द देख देगा, पठितव्य दिया और पूछा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, उससे कोई मतलब नहीं है। इतना पूछेगा कि प्रत्यय इसमें कौन सा है, तो हमें सीधा सा बताना है कि तव्यत प्रत्यय। जैसे हमने हस धातु ली प्लस तव्यत प्रत्यय, रूप बना पुल्लिंग में हसितव्य, उसके बाद में यहां बन जाएगा हसितव्या और हसितव्यम। तो बस ये बात है कि हम कोई भी शब्द जब हमें मिले और उसके अंत में हमें तव्य दिखे तो हमारा प्रत्यय एक ही होगा, कौन सा? तव्य। हमें इतना ध्यान रखना है, तीनों लिंगों में इसके रूप चलेंगे, तीनों लिंगों में रूप याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है तव्य अंत में दिखेगा। जैसे अपने ले ली लिख धातु प्लस तव्य, तो एक रूप आप याद कर लो कि क्या दिखेगा, तो जैसे बन जाएगा रूप लेखितव्यम, लेखितव्यम। यहाँ तव्य दिख रहा है हमें, तो हमारा प्रत्यय सीधा सीधा कौन सा हो जाएगा? तव्यत प्रत्यय। जैसे हमने ले लिया खाद धातु, खाने के अर्थ में, तव्यत प्रत्यय, रूप बना खादितव्यम। बस यहाँ तक बात है। तो जहां भी हमें अंत में तव्य दिखे तो हमारा प्रत्यय कौन सा? तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय पहला प्रत्यय है, त का लोप हो जाता, बचता क्या है? तव्य। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में रूप चलेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अंत में बस तव्य देखना है। जहां भी हमें अंत में तव्य दिख जाए तो फिर प्रत्यय कौन सा? तव्यत प्रत्यय। तो तव्यत प्रत्यय यहाँ तक हो गया। पठ धातु से पठितव्यम, लिख से लेखितव्यम, हस से हसितव्यम, खाद से खादितव्यम, गम से गंतव्यम, तो ये सारे शब्द बन जाएंगे जो धातु के साथ लगेंगे। अब अगर आगे बात करें, हम इसको छोड़ते हैं, तव्यत हो गया हमारा, तव्य शेष बचता, हमने देख लिया। अगला प्रत्यय अगला जो हमारे पास प्रत्यय है वो है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय, प्रत्यय है हमारे पास अनियर। अनियर में र का लोप हो जाता, बचता क्या है हमारे पास? सिर्फ अनियर। तो किसी भी धातु के साथ लगेगा कृत का प्रत्यय है तो धातु के बाद में क्या मिलेगा हमें? अनिय। जैसे हमने ले ली पठ धातु, इसके भी रूप तीनों लिंगों में चलेंगे, तीनों लिंगों में। ठीक, पठ धातु से प्रत्यय हुआ हमारा अनिय, तो पठनीय, पठनीया और पठनीयम। तो हम सीधे एक ही देख लेते हैं, हमारे पठनीयम। तो जब भी आप बोलोगे तो आपको अनीय की ध्वनि आएगी अथवा अनीय पीछे ये दिख जाएगा। लिख से अनियर कर दिया हमने तो लेखनीय। ठीक, तो ये सारे जहां भी अनीय दिख जाए प्रत्यय की पहचान हमें आनी चाहिए। जहां भी अंत में अनीय दिखे तो वहां पर हमारा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अनियर प्रत्यय।
ये दो प्रत्यय जो सरल थे, तव्यत में तव्य शेष रहता था, अनियर में अनियर शेष रहता है, और जब भी अनियर आता है तो र का लोप हो जाता, बचता क्या है अनीय, और धातु के साथ जुड़ने के बाद अंत में हमें क्या दिख जाएगा अनीय। अब आगे अगर हम बात करें प्रत्ययों में, तो अब हमारे जो कुछ एक मुख्य प्रत्यय हैं जहां से प्रश्न बनते हैं जो कंफ्यूजन वाले, उनको लेते हैं। अब चार जो मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रत्यय हैं वहां से हम चलते हैं। जैसे हमारा दूसरा प्रत्यय वाला तीसरे नंबर का एक प्रत्यय मैं लेता हूं, यत प्रत्यय। एक प्रत्यय हमारा है यत प्रत्यय, और दूसरा चौथे नंबर पे एक प्रत्यय मैंने ले लिया नियत प्रत्यय। मैं ले लेता हूं नियत प्रत्यय, नियत प्रत्यय। और अगला मैंने एक ले लिया क्यप प्रत्यय, और पांचवें नंबर पे एक और ले लिया मैंने लेप प्रत्यय। ये बात हो गई। सारे यत हैं क्यप हैं और लेप हैं, चार प्रत्यय एक साथ देखे चलते हैं। अगर बात करूं मैं यत प्रत्यय की, यत में त का लोप हो जाता है, शेष क्या बचता है य। यत में अण और त का लोप हो जाता है, शेष क्या बचता है य। केप में क और प का लोप हो जाता है, शेष क्या बचता है य। लेप में ल और प का लोप हो जाता है, शेष क्या बचता है य। चारों में एक समान बात आ गई। अब तक हम चल रहे थे, जैसे हमने तव्य देखा था, तव्य में तव्य शेष बच रहा था, तो सीधे प्रत्यय की पहचान हो जाती थी कि तव्य दिख रहा है तो हम कर देते कौन सा प्रत्यय तव्य। अनियर में अनिय शेष बच रहा था तो अनियर प्रत्यय हम सीधे करते। लेकिन अब यहाँ तो सब में यह शेष बच रहा है, सब में यह ही दिखेगा। अब इस कंडीशन में क्या करना रहा कि कैसे हम यह को अलग अलग करें और कैसे इन सबकी पहचान करें। तो चलिए हम पहले एक एक जिनके सरल हैं, जिनको हम निकाल सकते हैं, उनको देख लेते हैं। क्यप प्रत्यय में हमें कुछ भी नहीं करना। क्यप प्रत्यय के लिए स्पेशली धातुएं दे रखी है इन्होंने, एक सूत्र कहा एति स्तु शास व्री व्री चुषा क्यप। इसमें इन्होंने 5 से 6 धातुएं बता दी, और उन धातुओं में कौन सा प्रत्यय होगा क्यप प्रत्यय। तो मैं सूत्र ना लिखवा के सीधे धातुएं लिखवा देता हूं। जैसे इन्होंने धातुएं बताई कौन कौन सी, इण धातु, इण धातु से एक तो क्यप प्रत्यय होगा, एक होगा स्तु धातु से, एक होगा शास धातु से, एक व्री धातु से, एक द्रि धातु से, एक जुष धातु से, और इनके बाद में क्यप कह दिया तो इन सब धातुओं से ये होगा। इसके अलावा एक और धातु मिलती है हमें मृज धातु, वहां हो जाता है प्रत्यय कौन सा क्यप। तो क्यप प्रत्यय आपके अंत में यह दिखेगा, ये बात हमने कर ली। लेकिन ये कहाँ होगा, तो इन स्पेशल चीजों में होगा कि एक तो इण धातु से क्यप होगा, स्तु धातु से होगा, शास से होगा, व्री धातु से, द्रि धातु से, जुष धातु से और मृज धातु से। इनके अलावा किसी भी धातु से क्यप प्रत्यय नहीं होगा। तो जैसे हम इनके सीधे रूप देख लेते हैं, इन धातु से जब क्यप प्रत्यय होता है तो रूप बनता है इत्यह। ठीक, स्तु धातु से जब क्यप प्रत्यय से रूप बनता है तो स्तुत्यः। शास धातु से जब क्यप प्रत्यांत रूप बनता है तो रूप बनता है शिष्यः। व्री धातु से जब रूप बनता है तो वृत्यः। द्रि धातु से जब रूप बनता है तो धृत्यः, और जुष धातु से रूप बनता है तो जुष्यः, और मृज धातु से रूप बनता है मार्ग्यः। अब आप चाहो तो धातु याद कर लो या ये शब्द याद कर लो, इत्यः, स्तुत्यः, शिष्यः, वृत्यः, धृत्यः, जुष्यः और मार्ग्यः। इन सबके अंत में य य य य य और य और य, सब में य दिख रहा है। तो प्रत्यय तो कोई भी य वाला होगा, लेकिन कौन सा होता है क्यप प्रत्यय। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ स्पेशली धातुओं की बात कर ली है उन्होंने कि ये धातु है, उनसे क्यप प्रत्यय होगा। तो आप चाहो तो इण धातु, स्तु धातु, शास धातु, व्री धातु, द्रि धातु, जुष और मृज धातु याद कर सकते हो। और आप अगर ये ना चाहो तो सीधे आप ये याद कर लो कि इत्यः, स्तुत्यः, शिष्यः,
वृत्त्यः धृत्यः जुष्य और मार्ग्यः, इनमें से कोई भी एक शब्द उठ के आपके सामने जब भी आए तो आप सीधे कौन से प्रत्यय पर जाओ, क्यप प्रत्यय पर। ठीक, तो क्यप प्रत्यय का मामला बस इतना था कि स्पेशली इन्होंने धातुएं बता दी, इनके अलावा कहीं भी क्यप प्रत्यय नहीं होगा। अब अगर हम आगे बात करें लेप प्रत्यय की, ये देख लिया 4 प्रत्यय हमारे पास यह वाले हैं, सबको अलग अलग डिफाइन करना सीखना है कि किस प्रकार हम किसको पहचानेंगे। तो केप जो यह वाला उसकी हम पहचान कर लेंगे हमारे पास, क्योंकि स्पेशल शब्द हैं तो उन स्पेशल शब्दों में हम अपने आप निकाल लेंगे। अब हमारे पास रहा लेप प्रत्यय, लेप में भी यह शेष रहता है, पहचान इसकी भी करनी पड़ेगी, इसके भी अंत में हमें यही दिखेगा। अब इसकी पहचान कैसे करें, हमने केप की कर ली, इसके अंत में यह दिख रहा था, हमने कह दिया कि स्पेशल धातु है, उन धातुओं से केप प्रत्यय हो जाएगा, तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं लेप प्रत्यय, लेप में यह बचता है। अब लेप में सुनना क्या होगा, उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय का य। बात समझ में आ रही, कहीं भी हमें यह बाद में दिखता है तो हमारा डाउट 4 प्रत्यय पे जाता है कि ण्यत यत क्यप या लेप। ठीक, तो हम कैसे पहचान करें, तो इसके लिए पहचान का आसान सा तरीका है, आगे उपसर्ग दिखेगा, बीच में धातु दिखेगी और बाद में यह दिखेगा। जैसे मैं कहूं उप विश्य, उपविश्य कौन सा प्रत्यय है, हमने कह दिया यह दिख रहा है बाद में, तो हमारा सीधा सा डाउट गया इन यह वाले प्रत्ययों पे। अब इनमें कैसे पहचान करें, हमने अगर अलग अलग करें तो उप उपसर्गें, बीच में उपविश्य बैठने के अर्थ में तिष्ठ धातु होती है, स्था धातु होती है, उस आदेश होते हैं, तो फिर बीच में धातु और बाद में यह है, तो सीधा सा प्रत्यय कौन सा, लेप प्रत्यय। जैसे हम देखें विहस्य, विहस्य, विहस्य में हमें क्या दिखा, वि उपसर्ग हस धातु और य। जब भी हमें उपसर्ग धातु और य इन तीनों का जोड़ा एक साथ कहीं दिख जाए तो फिर प्रत्यय हो जाएगा लेप प्रत्यय। यहाँ वि उपसर्ग दिख रहा है, हस धातु दिख रही है, य दिख रहा है, तो सीधे चले जाओ कौन से प्रत्यय पे, लेप प्रत्यय पे। जैसे हमने कहा प्रकृत्यः, प्रकृत्यः, प्र उपसर्ग क्री धातु यह दिख रहा है बीच में लास्ट में, तो हमने कहा उपसर्ग प्लस धातु प्लस यह दिखे तो फिर कौन सा प्रत्यय, लेप प्रत्यय। तो सीधे हम चलेंगे लेप प्रत्यय पे। हमने कहा आगम्य, और जब भी लेप प्रत्यय होता है तो कई बार हमारे गद्यांश में से पूछता है रीड वालों के कि गद्यांश में से कोई शब्द उठा के हमें दिया और उसमें प्रत्यय पूछता है, उस समय और तरीका होता है पता लगाने का कि लेप प्रत्यय और एक त्वा प्रत्यय, 2 प्रत्यय होते हैं, त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय होता है, ये नियम अलग होते हैं, लेकिन हमें वहां नहीं जाना, हमारे प्रत्यय की पहचान देखनी है। तो अगर देखें लेप प्रत्यय आए और रीड वालों के तो गद्यांश में से पूछेगा, तो किस प्रकार और निकाल सकते हैं, तो लेप प्रत्यय का अर्थ होता है करके, करके इस अर्थ में निकलता है। जैसे उपविश्य प्रवेश करके, विहस्य हंस करके, आगम्य आ करके, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जब भी लेप प्रत्यय होता है करके अर्थ निकलता। हम अगर गद्यांश में से पूछा हुआ हमें लेप प्रत्यय का उदाहरण मान लो पूछ लिया हमसे, तो सीधे गद्यांश में जाइएगा, एक बार गद्यांश पढ़ने की कोशिश करिएगा और अर्थ करने की कोशिश करिएगा, तो वहां अगर करके अर्थ इस अर्थ में निकल रहा है तो भी हमारा लेप प्रत्यय। बाकी ये आसान से मामला है कि लेप प्रत्यय की पहचान कैसे करें, तो उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय। ठीक, कोई भी आप ले लो जहां से हम कर सके, प्रपठ्य, प्रपठ्य, प्रउपसर्ग पठ धातु यह, तो सीधा प्रत्यय कौन सा, लेप प्रत्यय। ये वाले 2 निपटाए हमने, क्यप प्रत्यय और लेप प्रत्यय। क्यप में मामला क्या था, स्पेशल धातु है, या स्पेशल धातु ना याद करो तो आप कर लो शब्द याद, स्त्य स्तुत्य शिष्य वृत्य धृत्य जुष्य और मृज से मार्ग्य, यहाँ अपने क्यप हो जाएगा। लेप प्रत्यय का सीधा मामला उपसर्ग प्लस धातु प्लस य, तो निकल जाएगा, या फिर करके अर्थ में होगा प्रत्यय। जहां भी आप पढ़ोगे कहीं लाइन तो उसमें करके अर्थ निकलेगा, तो भी हमारा प्रत्यय कौन सा होगा, लेप प्रत्यय। 2 प्रत्यय हुए। अब रहा अण्यत प्रत्यय और यत प्रत्यय। अण्यत में भी यह शेष रह रहा है और यहां भी यत शेष रह रहा है, और दोनों कृत के प्रत्यय धातु से दोनों प्रत्यय होंगे। यत की बात करें तो एक तो यत होगा
अजंत धातु। कौन सी धातु? अजंत धातु। अजंत धातु का मतलब क्या हुआ? अगर अजंत का विग्रह करें हम, अज धन अंत होता है विग्रह। कौन सी संधि होती है? जस्त संधि। अच का मतलब होता है स्वर और अंत का मतलब होता है बाद में। ऐसी धातु जिनके बाद में स्वर है तो भी हमारा प्रत्यय कौन सा हो जाएगा फिर? यत प्रत्यय। जैसे मान लो हम पठ धातु लेते हैं तो क्या पठ धातु के अंत में स्वर है? ठ दिख रहा है हमें हलंत, तो स्वर वाली बात है नहीं। ऐसे मामलों में यत प्रत्यय नहीं होगा। तो अजंत धातु कौन सी है? जैसे धातु है ची धातु। ची धातु चयन करने के अर्थ में होती है। च धातु के बाद में क्या? च और ई दो चीजें हैं, तो हमने क्या कहा? अजंत धातु होनी चाहिए। ई बाद में, ई हमारा स्वर है, अच प्रत्याहार का वर्ण है, वो बाद में है, तो फिर ची धातु से कौन सा प्रत्यय होगा? चेयम। यत प्रत्यय हुआ तो चेयम रूप बन गया। अब यहाँ हमें यह दिखना म विभक्ति के कारण आता है। जब भी नपुंसकलिंग में रूप बनता है तो विभक्ति के कारण म आता है, और इसके पुल्लिंग में होना है चेयः बन जाता है। चेयम दिख रहा है, यह दिख रहा है, और धातु अगर निकाले तो ची धातु, तो फिर यह प्रत्यय हो जाएगा। जैसे मैं एक रूप लिख देता हूं सीधे जेयम, यह दिख रहा है। अगर हम धातु अलग करने की कोशिश करें तो जी धातु निकलती है, जीतने के अर्थ में जेयम। तो यह होगा तो चार प्रत्ययों पे डाउट गया। मान लो पहचान नहीं पाए तो भी यहां से अलग निकाल लो, दो को तो अलग निकाल सकते हैं। लेप को अलग निकाल लिया, उपसर्ग है नहीं, लेप हमने काट दिया। केप को अलग निकाल लिया, हमारे पास स्पेशल शब्द है वो है नहीं, तो केप भी अलग निकल गया। अब दो ऑप्शन बचते हैं, नियत और यत। तो उनमें आप देखने की कोशिश करो कि धातु कैसी है। स्वरांत धातु है, अजंत धातु है, तो फिर यहाँ प्रत्यय कौन सा हो गया? यत धातु। यत प्रत्यय जैसे हमने कहा देयम, यह दिख रहा है। धातु होती है दा धातु, और दा धातु से बन जाता है देयम। तो यहाँ भी स्वरांत धातु है, दा धातु में क्या होगा? द और आ, तो स्वर अंत वाली धातु है, तो देयम बना। हम कह दे ग्लेयम, ग्ला धातु है और बनता है ग्लेयम। तो कहां कहां हुआ? जहां भी अजंत धातु हमें मिली वहां वहां प्रत्यय कौन सा हुआ? हमारा यत प्रत्यय। अब यत प्रत्यय में एक और नियम जो फंस जाता है वो हमारा है, स्पेशली याद रखना, अजंत धातुओं से होगा, हमने बात कर ली, लेकिन स्पेशल कंडीशन इन्होंने बता दी। एक सूत्र बनाया पोर्दुधात, और उसमें उन्होंने लिख दिया पवर्ग अंत। एक तो अजंत धातु से होगा, उसके अलावा कौन सी धातु से होगा? पवर्ग अंत वाली धातु से। पवर्ग में वर्ण हमारे कौन कौन से आते हैं? अगर बात करें हम पवर्गांत, तो पवर्ग अंत में आ जाएंगे प, ह, ब, भ और म। अगर इनमें से कोई धातु होती है जिसके अंत में पवर्ग का वर्ण हो तो भी हमारे कौन सा प्रत्यय होता है? यत प्रत्यय। जैसे मैंने शब्द लिख दिया लभ्यम, यह दिख रहा है, तो प्रत्यय यत वाले में, इन चारों में, यह वालों में होगा। लेकिन धातु जैसे ही मैं अलग करता हूं तो लब धातु हो जाती है, और लब धातु के अंत में क्या है? ऐसी लब धातु निकलेगी, तो उसके अंत में भ है जो पवर्ग का वर्ण है, और जब भी पवर्ग का वर्ण आए तो फिर यत प्रत्यय। जैसे मैंने कहा शप्यम, यहां भी यह दिख रहा है, और धातु जैसे ही मैं अलग करता हूं तो शप धातु निकलती है। शप धातु में प अंत में है जो पवर्ग का है, और यह दिख रहा है, तो फिर यत प्रत्यय। तो लभ्यम, शप्यम और भव्यम, ये उदाहरण होते, बस हमारे पहचान करनी हमें आनी चाहिए। चारों यह वाले चार प्रत्यय, ऑप्शन अपने पास उसको चार ही देने, पांच ऑप्शन को दे नहीं सकता। चार ऑप्शन देने तो चार ऑप्शन ये देगा। चार में से अगर मान लो हमें कोई प्रत्यय नहीं आ रहा है, मान लो शब्द पकड़ में ना आया कि धातु कौन सी हम नहीं निकाल पाए, तो उस कंडीशन में ये करिएगा, आप इनको निकाल दीजिए भाई, कि अगर उपसर्ग नहीं है तो लेप को हटा दीजिए, काट दीजिए लेप को, खत्म लेप। और अगर इनमें से कोई शब्द है ही नहीं, स्पेशल शब्द है 1 2 3 4 5 6 और 7, स्पेशली 7 शब्द हमें लिख के दिए। अगर इन 7 शब्दों के अलावा कोई शब्द है तो फिर केप को काट दीजिए, खत्म केप का मामला। अब दो ऑप्शन बचते हैं, नियत और यत। यहाँ जाके तो फिर 50-50 वाला मामला भी हो जाएगा। 4 में से नहीं, आपकी संभावना 1/2 हो जाएगी फिर नंबर आने की, पहले 1/4 होती थी।
जहां 4 में से कोई एक क्लिक करोगे नंबर 2 हमने काट दिए, तो फिर हमारे यही बचा। अब इनमें भी हम पहचान कर रहे हैं कि धातु निकालने की कोशिश करिए कि अजंत धातु मिल गई तो फिर यत प्रत्यय, पवर्ग अंत वाली धातु है तो फिर यत प्रत्यय, तो यत प्रत्यय पहचान में आ जाएगा। अब बच गया अण्यत प्रत्यय। अण्यत प्रत्यय के लिए कहा, एक तो सूत्र कहते हैं री हलोर ण्यत, ऐसी धातु जिसके अंत में री हो। जैसे मैं लिखना चाहूं तो ऋकारांत धातु, ऋकारांत धातु। एसटीसी वालों के तो ये जो बोर्ड पे लिखे हुए उनमें से प्रश्न बन जाते सीधे सीधे, उनके बाहर से नहीं पूछता। अण्यत प्रत्यय की बात करें, यह शेष बचता है और किससे होगा, ऋकारांत धातु से। ऋकारांत का मतलब हो गया जो भी धातु उसके अंत में क्या मिलना चाहिए, री स्वर। यहाँ केवल स्वर था और स्वरों में एक स्वर जोड़ दो री, जो हमें कहाँ मिलेगा, अण्यत प्रत्यय में। जैसे मैंने लिख दिया रूप कार्यम, क्या लिखा, कार्यम, म विभक्ति का होता है, यह आया हमारे पास, ठीक, यह है तो फिर यत वाला, ण्यत वाला, क्यप वाला और लेप वाला, 4 प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय होगा। तो अगर हम इसको अलग करें धातु को, तो इसमें हमें धातु मिल जाएगी री धातु। और जब भी री अंत वाली धातु आए तो फिर कौन सा प्रत्यय, अण्यत प्रत्यय। अगली बात करें हम, हमारा एक शब्द है धार्यम। धार्यम, धार्यम में म विभक्ति का यह दिख रहा है, तो फिर 4 पे डाउट जाए और धार्यम में धातु निकाले तो त्री धातु। ऋकारांत धातु प्रत्यय कौन सा होगा, धार्यम में अण्यत। उसके बाद है हार्यम, हार्यम में ह्री धातु है, यह दिख रहा है तो फिर अण्यत प्रत्यय। तो एक तो ये बात होगी, ऋकारांत धातु कुछ एक होती है जो कहीं से पढ़ लेना, पूरी ऋकारांत धातु रट लेना एक आध बार तो हो जाएगा। तो अण्यत प्रत्यय कहाँ होगा, एक तो ऋकारांत धातुओं वाला नियम हुआ नंबर 1, या फिर ए नंबर डाल दो, बी नंबर पे दूसरा नियम है। दूसरा नियम ये है कि कहाँ होगा, तो हलंत धातु से, हलंत धातु से। हलंत कहते हैं हल धन अंत इति हलंत। तो हलंत का मतलब हुआ जिसके अंत में व्यंजन हो। एक तो व्यंजन वाला मामला हमने यहाँ ले लिया था, व्यंजन ही थे पवर्ग वाले, तो कहीं पवर्ग अंत है तो वहां पर तो हमारे हो जाएगा यत। लेकिन उसके अलावा जितने भी व्यंजन बच गए पठ धातु से हो रहा है, जैसे पाठ्य, पाठ्य यह दिखता है पीछे, ठीक, यह दिखता है, और धातु अगर निकाले तो पठ धातु, पाठ्य बन गया। तो कौन सा, अण्यत प्रत्यय। जैसे मैं सीधे बात कर लू, लेख्य, लेख्य यह दिख रहा है पीछे, तो फिर कौन सा प्रत्यय, अण्यत प्रत्यय। क्यों, लिख धातु है, लिख धातु कैसी है, हलंत धातु। तो जहां भी हलंत धातु है, हलंत धातुएं सारी हो जाएंगी, सिर्फ किसको छोड़ के, पवर्ग अंत वाली धातुएं। पवर्ग में हमारे पास केवल 5 वर्ण है, प फ ब भ म। अगर ऐसा मामला जमे तो यत में चले जाओ, बाकी कोई भी दुनिया की हलंत धातु आ जाए तो फिर कौन सा होगा हमारा प्रत्यय, हलंत धातु से अपने अण्यत प्रत्यय। तो चारों प्रत्यय यत वाले, य वाले इस प्रकार जमे हुए हैं। 4 में से 2 आप निकाल लोगे तो इन दोनों में दिक्कत आएगी नहीं, अगर धातु थोड़ी सी निकल जाए। जैसे बात अब अगर मुझसे कर ले फटाफट थोड़ा सा क्विक रिवीजन। कृत प्रत्यय में हमने धातु प्लस प्रत्यय देखा, उनमें 4 प्रत्यय ऐसे जिनके अंत में यह है। एक तो यत प्रत्यय का यह, अण्यत का यह, केप का यह और लेप का यह। अलग कैसे करोगे, लेप में रीट वाले एक तो गद्यांश पे चले जाओ, या तो अर्थ निकल जाएगा करके, अगर करके अर्थ निकल रहा है तो फिर आ जाओ लेप पे। अगर दूसरी बात करें हम तो उपसर्ग प्लस धातु प्लस यह हो जाएगा। कहीं आगे उपसर्ग दिख रहा है, बीच में धातु और उसके बाद में यह, तो फिर हमारा लेप प्रत्यय। जैसे उपविश्य विहस्य प्रकृत्य आगम प्रपाठ्य, ठीक, बात ये होगी। क्यप पे आ जाए तो क्यप में स्पेशल 7 शब्द हैं, 7 धातु इन्होंने एक सूत्र के माध्यम से बता दी। एति स्तु शास ब्रीद्री जुषा क्यप, ये सूत्र होता है, उसमें 7 धातुएं बता दी। एण स्तु शास ब्रीद्री जुष, और मृज धातु अलग से बताई जाती है, तो मृज धातु भी मैंने लिखवा दी। तो ये 7 शब्द स्पेशल देगा, वहां हो जाएगा क्यप प्रत्यय। इत्यः स्तुत्यः शिष्य वृत्यः तृत्यः जुष्य और मार्ग्यः, बात खत्म। यत और नियत बचे। यत कहाँ कहाँ होगा, एक तो अजंत धातु यानी कि जहां पर स्वर अंत वाली धातु हो, हमने वो देख ली, चेयम जेयम देयम गेयम। और उसके बाद में पवर्ग अंत वाली, लभ्यम शप्यम गप्यम
ये सारे होते हैं जिनके अंत में प का वर्ण होगा, फ ब भ म में से। उसके बाद में अनियत देख लिया, अनियत कहाँ होगा, एक तो ऋकारांत धातु से होगा, तो कार्यम धार्यम हार्यम देख लिया, और एक हलंत धातु से होगा जिसके अंत में हल हो अथवा अर्थात व्यंजन हो। व्यंजनों का एक कड़ी हमने यहाँ ले ली थी केवल प वर्ग की, उसके अलावा तो बाकी सारे व्यंजन बच गए हमारे, उनमें से कोई अंत वाली धातु हो तो फिर यहाँ पर बात हुई। प्रत्यय यह वाले इस तरह पहचान करके मान लो परीक्षा में आ जाए तो यह वाले उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 के अलावा तो कुछ देगा नहीं हमें, तो 4 जो ऑप्शन है उन्हीं में से देगा। तो आपको 4 ऑप्शन में से काटना सीख जाओ। उपसर्ग नहीं दिख रहा हमने लेफ्ट काट दिया, इनमें से कोई शब्द नहीं दिख रहा हमने ये भी काट दिया, 2 बच गए नियत और यत। 50-50 संभावना हो गई। उसमें भी आप जैसे तैसे धातु निकालने की कोशिश करिए, कहीं धातु पढ़ रखी हो तो पहले से तो अपने आप आ जाएगी धातु दिमाग में, और धातु निकल गई तो हमारा सीधा प्रत्यय का प्रश्न राइट। और ये कंफ्यूजन वाले मामले वहीं से प्रत्यय का प्रश्न उठता है। बाकी जैसे तव्यत में क्या प्रश्न दे वो पठितव्य, सीधे तव्यत पहचान लेते हैं। अनियर में क्या दे, अनिय दिख रहा हमें, हम सीधे प्रत्यय निकाल लेते हैं। तो ये मामले कंफ्यूजन वाले, इनको बराबर ध्यान में रख लेना, और कहाँ क्या हो रहा मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी है तो ध्यान में रखना। चलिए ये तो वाले हो गए, ये वाले प्रत्यय चारों जो कंफ्यूजन वाले थे, अब इनको हम हटा के आगे चलते हैं। अब आगे कुछ सरल प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो सरल प्रश्न प्रत्ययों में एक तो आ जाएगा हमारा कृत्य चल रहे हैं धातु के साथ ही होंगे प्रत्यय, 6 हुए थे। 7वां नंबर एक तो होता है तुमुन प्रत्यय। कौन सा? तुमुन प्रत्यय। दूसरा हम बीच में एक लाइन लगा के ले लेते हैं 8 नंबर पे त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय दोनों की बात करें तुमुन और त्वा की, तुमुन में शेष क्या बचता है? तुम महलंत। त्वा में शेष क्या बचता है? त्वा का लोप हो जाता है, और त्वा प्रत्यांत शब्द क्या बन जाता है? अव्यय हमेशा। त्वा प्रत्यांत शब्द अव्यय बन जाता है, ये ध्यान रखना। अब बात करें तुमुन में तुम त्वा दोनों में धातु सेम सेम ले लेते। जैसे पठ धातु हमने तुमुन प्रत्यय किया तो रूप बना पठितुम, तो अंत में तुम दिखेगा। अगर अंत में तुम दिख रहा है तो फिर तुमुन प्रत्यय। जैसे हमने उसी से त्वा प्रत्यय लगाया तो पठित्वा, और पठित्वा में त्वा प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? करके। रीट वाले गद्यांश में चले जाना, हालांकि पहचान में आ जाएगा, गद्यांश में कोई जाने की जरूरत नहीं है। त्वा दिखता है अंत में तो फिर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा हमारा? त्वा प्रत्यय। सीधी सी बात है। अगर बात करें तुमुन में क्या बचता है? तुम बचता है, तो अंत में तुम ही दिखेगा। जैसे हम बात करें हस धातु, हसित्वा, हसी तुम क्या बना? हसी तुम, अंत में तुम दिख रहा है तो तुम प्रत्यय। हस धातु से त्वा किया तो हसित्वा, अर्थ निकलता करके, हंस करके, पठित्वा पढ़ करके, पढ़ करके, तो त्वा दिख रहा है। जैसे हमने ले लिया भू धातु, भू का मतलब होता होना, तो इससे हो जाएगा भवी तुम, अंत में तुम दिख रहा है तो तुमुन प्रत्यय, इससे हो जाएगा भूत्वा। तो त्वा दिख रहा है तो फिर त्वा प्रत्यय। तो सीधी पहचान है, दोनों में कोई ज्यादा मामले नहीं है। तुमुन में अंत में तुम दिख जाएगा, पठित्वा में त्वा दिख जाएगा, जहां भी आप देखो त्वा दिख जाएगा। यहाँ तुम हमें स्पष्ट दिखता रहेगा जहां भी आप देखते रहो, ठीक। तो इनमें ज्यादा कोई हमें टाइम भी नहीं लेना पड़ेगा। तुमुन प्रत्यय में तुम, त्वा में त्वा, और शब्द के पीछे धातु के पीछे अपने आप आपको दिख जाएगा। जैसे हमें कह दिया गत्वा, तो अब यहाँ क्या सोचना पड़े कि गत्वा में त्वा दिख रहा है, सीधा सत्वा प्रत्यय। हसित्वा, पठित्वा, लिखित्वा, लिखित्वा, त्वा दिख रहा है। यहाँ हमें कह दिया लेखितुम या लिखितुम, तुम दिख रहा है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधे तुम दिखेगा, त्वा दिखेगा, तो हम प्रत्यय निकाल के अलग कर सकते हैं हमारा कौन सा प्रत्यय, तुमुन अथवा त्वा। तो इनमें ज्यादा कुछ इतनी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आगे हम बात करें, अब तुमुन त्वा हो गए हमारे,
तुमुन और त्वा में बस ये ध्यान रखना है, तुम दिखेगा और त्वा में त्वा दिखेगा, ज्यादा कोई भी हमारे माथापच्ची वाली बात है नहीं। अगर अब बात करें हम तुमुन त्वा के अलावा आगे प्रत्ययों की, तो अगली कड़ी में 8 हुए थे, 9वां प्रत्यय जो है ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय और एक होता है अणुगुल प्रत्यय, 10 नंबर पे अणुगुल प्रत्यय। अणुगुल को त्रिच के साथ पढ़ते हैं, लेकिन हम यहां पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में कंपैरिजन बढ़िया हो जाती है। बात की जाए ल ट का ल्युट में लोप हो जाता है, बचता क्या है यू। अणुगुल में अण ल का लोप हो जाता, बचता क्या है भू। दोनों प्रत्यय बढ़िया है, समझने लायक प्रत्यय। अब एक हमारा सूत्र होता है, सीधे हम सूत्र पर बात करते हैं। एक सूत्र होता है युवोर नापो, याद हो सके तो याद कर लेना, युवोर नापो, ये हमारा सूत्र है। अब ये सूत्र ये कहता है कि जब भी यू के साथ ये सूत्र लगेगा तो यू किस में बदल जाएगा, अन में। यू किस में बदल जाएगा, ल्युट प्रत्यय का यू अन में। और जब भी ये प्रत्यय ये सूत्र भू के साथ लगेगा तो भू किस में बदल जाएगा, अक में। अब हमें अणुगुल और ल्युट में ना तो भू और यू दिखेगा, दिखेगा क्या अन और अक। जैसे हमने देखी पठ धातु, ठीक, यहां से ल्युट प्रत्यय किया तो रूप बनता है पठनम, म विभक्ति की वजह से आता है। और अगर हम देखें सामान्य सी बात देखें, आपको कहीं भी अंत में जहां ल्युट प्रत्यय है ऐसा है तो फिर अनम दिखेगा। क्या दिखेगा, अनम। या फिर कभी कभार न को न हो ऐसी कंडीशन में अणम दिखेगा। तो हमने कह दिया पठनम, हमें अनम आएगी ध्वनि, हम सीधे चलेंगे ल्युट पर। और जैसे ही हमने पठ धातु से अणुगुल प्रत्यय किया तो रूप बना पाठकः। क्या दिखा हमें, अक, पाठकः। तो जहां भी अक दिखे तो अणुगुल प्रत्यय। जैसे मैंने की क्री धातु ली, ल्युट प्रत्यय किया, रूप बना करणम, अणम दिख रहा है, सीधे चले गए ल्युट प्रत्यय पे। क्यों, यू के स्थान पर अनादेश हुआ, हमने इसी में उसी का रूप बनाया तो कारकः बन गया रूप। तो बस यही बात है, अन दिखेगा और अक दिखेगा। जैसे हमने धातु ली लिख धातु, यहां रूप बनाए क्या बनेगा, लेखनम, अनम दिख रहा है। और वहां जाएंगे तो लेखकः, अक दिखा तो फिर अणुगुल पे जाओ, अन दिखा तो फिर ल्युट पे जाओ। जैसे वद धातु ले ली, वद का मतलब होता है बोलना, और ये किया तो बन गया वदनम ल्युट में, और ये किया तो बन गया वादकः। तो अक और अन दिखेगा। और एक बात और, जो भी ल्युट प्रत्यांत शब्द है उनके बारे में ध्यान रखना। ल्युट प्रत्यय का कोई भी शब्द नपुंसकलिंग में बनता है, नपुंसकलिंग में, ठीक। कहीं भी अगर पूछ ले आपसे, जैसे त्वा प्रत्यांत शब्द कौन सा होता है, अव्यय, तो कभी कभार ये आ जाए जैसे करणम, यहाँ कौन सा लिंग है, तो फिर हमें देखना चाहिए अणम दिख रहा है तो ल्युट प्रत्यय, और ल्युट प्रत्यय का वाला शब्द नपुंसकलिंग। तो इन दोनों प्रत्ययों की पहचान किस प्रकार करोगे, ल्युट में यू शेष बचता है, यू के स्थान पर युवोर नापो सूत्र से अनादेश हो जाता है, और किसी भी धातु के अंत में हमें कृत्य प्रत्यय तो धातु के साथ होंगे, वाजिब सी बात है, तो धातु के अंत में अनम दिखेगा। इसमें अकशेष बचता है, और किसी भी धातु के साथ हमें क्या दिखता है, अक दिखता है। पाठकः, वादकः, गायकः, लेखकः, मारकः, धारकः, तो सारी चीजें हो गई। जिनके भी अंत में अक अक दिखे तो फिर सीधा चले जाओ अणुगुल प्रत्यय में। ये दो प्रत्यय हुए कंप्लीट, कि अनम और अक। इन दोनों प्रत्ययों की हमने पहचान कर ली। अभी हम पढ़ी कौन से रहे थे, कृति पढ़ रहे थे। 10वां और 11वें नंबर का प्रत्यय हमारा मैं ले लेता हूं, एक प्रत्यय है त, और उसी के साथ 12वें नंबर पे एक प्रत्यय ले लेते हैं तवतु।
अब इन दोनों की बात करें तो एक तो ये दोनों प्रत्यय जो है वो कहलाते हैं, दोनों को एक साथ अगर बात करें तो ये दोनों जो प्रत्यय है वो एक तो कहलाएंगे निष्ठा प्रत्यय। कौन से? निष्ठा प्रत्यय। सीधा प्रश्न बनता है निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से है? वो त तवतु देगा, शत्रिशानच देगा, ल्युट्त्वा देगा, अणुगुल त्रिच देगा, कोई भी दो ऑप्शन दे। तो हमारा सीधा ध्यान रखना त और तवतु निष्ठा प्रत्यय। दूसरी बात कि त और तवतु दूसरा क्या है? तो भूतकालिक प्रत्यय। कौन से काल में? भूतकालिक प्रत्यय। तो भूतकालिक प्रत्यय भी कौन से हैं? अणुगुल, ये त और तवतु। बात समझ में? त तवतु के बाद में पहले दो प्रश्न जो बनते हैं कि निष्ठा प्रत्यय कौन से? तो त तवतु। और भूतकालिक प्रत्यय कौन से? तो त तवतु। अब बात की जाए त और तवतु की, तो त प्रत्यय में त का लोप बचता क्या है? त। तो धातु के अंत में त दिखेगा, धातु के साथ त दिखेगा। और तवतु प्रत्यय त का लोप उ का लोप, बचता क्या है? तवत। और तवत को लगभग जगह पर रूप बन जाता है तवान। तो हमें अंत में क्या दिखेगा? तवान। दोनों को एक साथ चलाए तो जैसे मैंने ली धातु, पठी धातु हमारे पास, ठीक। अब हमने पठ धातु से त प्रत्यय किया तो रूप बना पठी तह, अंत में क्या दिखा? त, तो बन गया त प्रत्यय। इसी का हमने तवान के साथ बताया तो पठी वान, अंत में क्या दिखा? तवान। अब वान वाला एक प्रत्यय मतुप होता है जिसके अंत में वान शेष बचता है, लेकिन वहां बात ये होगी कि शब्द के साथ होगा, मतुप तद्धित का प्रत्यय। अब धातु और शब्द में अंतर करना आ गया, तवान तवतु में फर्क समझ में आ जाएगा। जैसे हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे कि तवतु प्रत्यय और मतुप प्रत्यय पढ़े, मतुप में भी ऐसे रूप बनेंगे ज्ञानवान, लेकिन हमें वहां ध्यान रखना है कि ज्ञानवान में ज्ञान शब्द है और उससे वान हो रहा है। और यहाँ पठितवान मतुप पढ़ेंगे तब और डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर अंत में तवान दिखेगा आपको, ये ध्यान रखना। जैसे लिख धातु त प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? लिखितः या लेखितः। और जब ये हुआ तो क्या हुआ? लिखितवान। आपको अंत में क्या दिखेगा? तवान। जैसे भू धातु होना तो क्या बन जाएगा? भूतः। और यहां बन जाएगा भूतवान। ठीक। जैसे हमने ले ली ख्या धातु, ख्या का मतलब होता है जानना, तो ख्यातः, जाना हुआ। और ख्यातवान। अगर आप गद्यांश में से रीट वाले पहचान सके इन प्रत्ययों को, तो कभी कभार अगर कंफ्यूजन हो जाए तो आप गद्यांश चाहिए पढ़िए, और अर्थ किस में निकलेगा? भूतकाल में। जैसे ज्ञातः तो जाना हुआ, जो पहले जाना जा चुका है, ऐसा। भूतः जो पहले हुआ हो, पठितः पढ़ा हुआ, तो आपके अर्थ क्या निकलेगा? भूतकाल का कुछ न कुछ अर्थ निकल के आएगा। तो इस कंडीशन में भी हम तवतु को तो पहचान लेंगे, तवतु में हमें सीधा तवान दिखेगा। इसके कंफ्यूजन में एक प्रत्यय बैठता है मतुप, लेकिन मतुप को हम अलग निकालना सीख लेंगे। कैसे सीखेंगे वो हम जब मतुप पढ़ेंगे तब देख लेंगे। इसके कंफ्यूजन में थोड़ा ज्यादा हो जाता है सबके लगभग, कि त प्रत्यय का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। त प्रत्यय में एक तो तरीका ये रहेगा कि भूतकालिक है, तो आप जब भी कभी करना चाहो तो आप सीधे चले जाओ गद्यांश पर रीट में। हालांकि एसटीसी में तो हार्ड पूछेगा नहीं, उनमें तो अंत में त दिखेगा, ऐसा ही पूछेगा तो हम कर लेंगे पता। लेकिन रीट में हार्ड पूछता है तो उस समय हमें कहाँ जाना है? गद्यांश में। गद्यांश में जाओ, भूतकाल का अर्थ निकल रहा है तो फिर त पर आ सकते हैं, बाकी ये त दिखेगा ही। अब कुछ एक रेयर कंडीशन जहां पर त प्रत्यय, इसमें तो तवान नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप क्री धातु ले लो कृतवान, यहाँ क्री धातु से कृतः, ऐसे ही रूप बनते रहेंगे। लेकिन एक धातु होती है भिद, एक धातु होती है छिद, एक धातु होती है पच, एक धातु होती है शुष। इन चार धातु के साथ स्पेशल कंडीशन में याद रखना कौन सा प्रत्यय होता है? त प्रत्यय। तो भिद धातु से त प्रत्यय होता भिन्न, और तीनों लिंगों में रूप चलेंगे भिन्ना भिन्नम, ये भी बन जाएगा भिन्ना भिन्नम। सिद्ध धातु से चिन्ह। यहाँ अब हमें दो न दिख रहे हैं, लेकिन प्रत्यय हमारा कौन सा होगा? त प्रत्यय। पच धातु से पक्वह, अब हमने तो कहा था कि त दिखेगा, लेकिन वह दिख रहा है फिर भी प्रत्यय कौन सा होगा हमारा? त प्रत्यय। शुष धातु से शुष्क, तो यहां भी क दिख रहा है लेकिन प्रत्यय कौन सा होगा? त प्रत्यय।
तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला ये होता है कि भिन्न पूछ ले तो त प्रत्यय, छिन्न में त प्रत्यय, पक्व में त प्रत्यय और शुष्क में त। बाकी हमारी पहचान है कि अंत में त दिखेगा। और दूसरी बात, अब गद्यांश की तरफ चलिए तो वहां आप पहचान कर सकते हो। बाकी तवत प्रत्यय में तवत शेष बचता और तवत के स्थान पर तवान हो जाता। तो कुल हमने 12 प्रत्यय आज पढ़ लिए कृत प्रत्यय के। अब अगर हम बात करें तो इसमें रह जाता है एक तो हमारा प्रत्यय त्रिच प्रत्यय। त्रिच को हम तल के साथ डिफाइन करके पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि दोनों में डिफरेंस आ सके। बाकी तद्धित के 2-4 प्रत्यय जो मुख्य रूप से उनको हम पढ़ लेंगे। और एक यहाँ बच जाते क्षत्रिय और सानज जो वर्तमान काल के प्रत्यय, उनको हम एक साथ पढ़ लेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए हम यही विराम देंगे इस क्लास को। तो आप सबका इस वीडियो को देखना, और अगर बढ़िया लगे हमारी क्लास आपको तो आप इसको आगे से आगे शेयर करने की कोशिश करते रहना। और हमारी वीडियो को लाइक करिए और फिर कमेंट तो करनी है, और चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिए। धन्यवाद।